नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में। देखिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे पॉइंट पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए नंद वंश का लास्ट रूलर था जिसका नाम था घनानंद, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक टीचर था जिसका नाम था चाणक्य। तो घनानंद ने एक सभा रखी जिसमें चाणक्य भी था, और चाणक्य का घोर अपमान किया गया। किसने किया? घनानंद ने किया, जिसकी वजह से चाणक्य वहां से अपमानित होकर चला जाता है और जाते जाते एक प्रण लेता है, एक प्रतिज्ञा करता है कि घनानंद मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं ये प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं तुम्हारे इस पूरे वंश का विनाश कर दूंगा। ये वहां से जाता है और इसको रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक खेल खेल रहा था। कुछ बच्चे उसके चारों तरफा पे बैठे हुए थे और वो एक राजा होने की एक्टिंग कर रहा था। चाणक्य को उसमें एक कुशल राजा और एक तेज दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये उस लड़के को अपने साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले जाता है, और वो लड़का कोई और नहीं, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो चंद्रगुप्त मौर्य पर। सबसे पहला रूलर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य डायनास्टी में देखिए अभी मैंने जो आपको बातें बताई कि नंद वंश का जो लास्ट रूलर जिसका नाम है घनानंद, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहां का एक टीचर था चाणक्य। इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों के दोनों नाम चाणक्य के ही हैं, तो इसलिए आप इसको सही से नोट करिएगा, कई बार पूछा गया है। चाणक्य की किताब है जिसका नाम है किताब का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसकी लिखी हुई किताब है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की, इससे युद्ध किया और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश या फिर मौर्य डायनास्टी। इसमें पहला राजा बनेगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो राजा रहेगा ये 323 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहेगा। अब इसने क्या क्या काम किए, कोई युद्ध किया या क्या चीजें की, तो वे पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, मैं पहली वीडियो भी बना चुका हूं कि भारत में यूनानियों का आक्रमण हुआ था। तो जो यूनानी शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे या किस नाम से पुकारते थे, तो वो नाम था सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस कई बार पेपर में पूछा गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से जानते थे या अपनी भाषा में इनको इस नाम से बुलाते थे। भारत का प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर मैं बात करूं सिर्फ सम्राट की तो सम्राट था घनानंद, लेकिन अगर इसमें चक्रवर्ती जुड़ जाएगा तो चक्रवर्तीय सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों का अंतर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 2020 में एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सुदर्शन झील का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, किस राजा ने करवाया और किस वंश में इस झील का निर्माण हुआ। तो वंश है आपका मौर्य वंश और राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। यहां तक उम्मीद है बातें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 305 बीसी में पिछली वीडियो में हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा था, और इसी सिकंदर का सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर आक्रमण कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य पर, और आक्रमण में इसकी सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है और विजय होता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस जो युद्ध था इसमें कुछ संधि हुई, तो 4 संधि हमें पढ़नी है। ये 4 संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो काबुल, कंधार, हेरात और जड़ोसिया, ये 4 जो राज्य एक तरीके से एरिया थे ये, और ये चारों के चारों एरिया सेल्यूकस के अंडर में थे, और ये इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। उसके बाद दूसरी संधि हेलेना से शादी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की। उसके बाद तीसरा पॉइंट, राजदूत भेजा, किसने? सेल्यूकस ने भेजा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। ध्यान रखिएगा मेगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसकी एक किताब है, बुक का नाम लिख लीजिएगा, मैंने यहां लिखा हुआ है इंडिका। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो चौथी संधि, 500 हाथी भेंट किए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? सेल्यूकस निकेटर को। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा हारा ये था तो हाथी भी इसने दिए, हाथी इसको दिए गए थे चंद्रगुप्त की तरफ से।
उसके बाद 300 बीसी में पाटलिपुत्र में जैन महासंगति किसने करवाई थी, किस राजा ने करवाई थी? वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में ब्रीफली मैंने बात की है, इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखिएगा। अब देखिए, इसी का एक पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट जिसका नाम था बिंदुसार। अब ये बिंदुसार जो 298 बीसी से लेके 272 बीसी तक राजा रहेगा। अब इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ये पेपर में भी कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिंदुसार के 101 पुत्र थे और उनमें सबसे जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुसीम, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो सुसीम जो है तक्षशिला का राज्यपाल था और अशोक 101 पुत्र में एक पुत्र और था जिसका नाम था अशोक। अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अब देखिए, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और पहले विद्रोह में सुसीन को भेजा गया। सुसीन वहां पे कंट्रोल सही से नहीं कर पाए और दूसरा जो विद्रोह हुआ उसमें अशोक को भेजा गया और अशोक ने वहां का जो विद्रोह था वो सही से हैंडल किया, सही से उस पे एक तरीके से वहां पे चीजें शांत की, जिसकी वजह से ये देखा गया कि अशोक में एक राजा बनने की क्वालिटी है। अब अगला पॉइंट आता है विदेशी राजदूत। जो बिंदुसार थे उनके दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए, एक सीरिया से एक आए मिस्र से। तो जो सीरिया से आए उनका नाम था डायमेकस। तो डायमेकस सीरिया से आए और मिस्र से आए जिनका नाम था डायनिसस। तो डायनिसस मिस्र से आए। तो ये दोनों नाम थोड़े से अजीब हैं, इनको देख लीजिएगा और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पेपर में कई बार आए हैं। उसके बाद अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी और सबसे जो छोटा भाई था उसका नाम था तिस, लेकिन इन्होंने तिस की हत्या नहीं करी थी, इनका छोटा सगा भाई था। बाकी सबको 101 में से 99 की हत्या करी और अगला राजा बनेगा जिसका नाम रहेगा अशोक। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो पढ़ते हैं अशोक के बारे में। देखिए, अशोक का जो कार्यकाल रहा ये 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहा। अब यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट बनता है कि प्रथम विवाह हुआ इनका किनसे? महादेवी से, और ये महादेवी राजकुमारी थी उज्जैन की। उसके बाद महेंद्र, इन महादेवी से इनको 2 संतान पैदा हुई और एक लड़का और एक लड़की, और लड़के का नाम था महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है नाम? ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा विवाह हुआ इनका कारुवती से और ये कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ और ये कलिंग का युद्ध जब हुआ उस टाइम कलिंग का राजा था जिसका नाम था अनंत नाथन। अब इस युद्ध के बारे में सुनिए। देखिए, कलिंग का जो युद्ध हुआ इसमें अशोक को पूरी तरीके से बदल दिया। जाहिर सी बात है कि पुराने जो राजा होते थे ये सभी के सभी अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे। ये अपने जो अपना एरिया था, जो अपनी प्रजा थी, या अब खुद को पावरफुल करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए ये दूसरे जो क्षेत्र थे उन पे आक्रमण करते थे और उनको अपने अंडर में ले लेते थे। यही मकसद था कलिंग का भी। लेकिन कलिंग में लाखों लोग मरे और जब अशोक युद्ध जीतने के बाद कलिंग पहुंचे वहां पे इन्होंने देखा कि लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, घाव में हैं, चोटें लगी हुई हैं अभी तक, और पता नहीं कितने घर बेघर हो चुके हैं। तो इस युद्ध ने अशोक को पूरी तरीके से बदल दिया और अशोक ने ये एक तरीके से निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ धर्म का प्रचार करूंगा। तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि ये युद्ध जो है 261 बीसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट कई बार पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद कलिंग का युद्ध होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की? अपनाने के बाद उनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त एक टीचर थे, एक तरीके से ज्ञानी थे बौद्ध धर्म के, और उनसे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली और बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति ली। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि झेलम के किनारे एक शहर बसा हुआ है, झेलम नदी है ये, उसके किनारे एक शहर बसा हुआ है श्रीनगर, और ये श्रीनगर किसने बसवाया था? अशोक ने बसवाया था। उसके बाद अशोक ने अपने काल में पशु बलि निषेध कर दिया, मतलब पशुओं की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, बिल्कुल रोक दिया इस चीज को। और भारत में नेशनल पार्क बनाने वाला प्रथम शासक बना अशोक, नेशनल पार्क बनाए गए। उसके बाद स्तूप का निर्माण हुआ। ये कहा जाता है कि अशोक ने बहुत सारे हजारों स्तूप बनवाए, उसमें से बहुत से नष्ट भी हो गए और बहुत से है भी, लेकिन हमें हजारों नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है सांची का स्तूप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप। और धार्मिक जो है, धार्मिक स्तूप ये कहां पर है? ये है आपका सारनाथ में। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट रूलर है जिसका नाम है वृहदत्त। अब ये वृहदत्त जो है, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अब ये पुष्यमित्र शुंग जो है इसकी हत्या करेगा और अब एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसका नाम रहेगा शुंग वंश। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इनको आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये साइड की चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अशोक के 14 शिलालेख हैं और ये 14 शिलालेख 4 भाषाओं में, 4 लिपि में लिखे हुए हैं। पहली है ब्रह्म लिपि, दूसरी है ख्रोष्टी लिपि, तीसरी है ग्रीक और चौथी है अरमाइक। ये चारों की चारों है। अब ये देखिए, ये ग्रीक और अरमाइक जो है ये अफगानिस्तान में पाए जाते हैं इसके शिलालेख, और खरोष्टी के पाकिस्तान में, और ब्रह्मलिपि के जो है ये भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप वो आदमी था जिसने इन शिलालेखों को पढ़ा था। तो ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। अब ये जो 14 शिलालेख हैं, ये 14 के 14 हमें नहीं पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वाला, तो पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब पशुओं की बलि नहीं चढ़ाएगी, इसका उल्लेख पहले शिलालेख से मिलता है। दूसरा नहीं, 5वां इंपॉर्टेंट है, 5वां शिलालेख, इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की गई। इसके बारे में जानकारी 5वें शिलालेख से मिलती है। 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 7वां है ये सबसे बड़ा भी है, सबसे लार्जेस्ट भी है, तो इसको आप याद रखिएगा। 13 जो है, 13वां है कलिंग का युद्ध। अभी हमने कलिंग के युद्ध के बारे में बात की, और कलिंग के युद्ध का वर्णन कहां पर दिया गया है? 13वें शिलालेख में दिया गया है। और 14वां और लास्ट जो है, जिसमें धार्मिक जीवन की प्रेरणा के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अशोक के 7 स्तंभ लेख भी है जो कि ब्रह्मलिपि में लिखे हुए हैं। इसमें 7 के 7 नहीं पढ़ने। देखिए ये 7 है, लेकिन ये 6 जगह से पाए गए हैं और सबसे ज्यादा ये आपके बिहार से पाए गए हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ में है क्या? वहां पे एनिमल्स की फोटो है, उनके चित्र बने हुए हैं, और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको आप देखते हो, 4 लॉयन है, 4 शेर हैं, ये 4 हैं, फोटो में 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे छिपा होता है, तो 4 लॉयन है। और इसी के नीचे 4 एनिमल और भी है, घोड़ा, हाथी, लॉयन और बैल, शेर और बैल, तो ये चारों एनिमल भी है। और उसके नीचे 24 तिल्लियों का चक्र भी है जो कि तिरंगे में आप उसको देखते हो। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि भारत सरकार जिन चीजों को ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से क्वेश्चन पूछने तो लाजमी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।